हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री की 4 to 5 क्लासेस हो गई हैं। हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन समझ लिया है, केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजियो एड्सॉर्प्शन, ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। एड्सॉर्प्शन इन क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्म में जो हो रहा है, केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और फिजिकली जो एड्सॉर्प्शन हमको देखने को मिल रहा है, वो दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म किया है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ साथ हम लोगों ने फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म किया है। ठीक है, अब आज हम लोग एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन करेंगे। और एक और टॉपिक हो गया है एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, सॉल्यूशन फेज में कैसे कैसे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, लास्ट क्लास उसी की हुई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर किसी चैप्टर से 1 नंबर का भी आ रहा है ना, 2 नंबर का भी आ रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसकी एक एक चीज हमको पढ़नी है। ठीक है, नहीं तो फिर वही रह जाएगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, या फिर कुछ और, फिर वो तो बहाने तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो एड्सॉर्प्शन की बहुत सारी, मतलब जो फिनोमिना है एड्सॉर्प्शन का, जिसमें सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स चिपक जाते हैं लेकिन सरफेस के अंदर नहीं जाते। ठीक है, इसके बहुत सारे फिनोमिना हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है इसका, 8 to 10 होंगे। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम में एक वेसल लिया गया है। कोई एक वेसल है, ऐसे ट्यूब जैसा ले लिया गया। ठीक है, ये क्या है, दोनों साइड से क्लोज है। यहां से एक ओपनिंग रखी गई है, जिससे क्या किया गया है, सारा वैक्यूम पंप से सारी यहाँ की जो एयर है वो रिमूव कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद उसको ढक दिया गया है। लेकिन वैक्यूम इन अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप से जब सारी गैस जो इस चैम्बर की है या इस वेसल की है निकाल दी गई है, जो रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ, मतलब निकाल दी गई, फिर भी इसमें कोई ना कोई ट्रेसेस ऑफ या बहुत थोड़ी सी एयर कहीं ना कहीं कंटेनर में बची होगी। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया। तो इस जो बहुत कम अमाउंट में एयर बच गई है कंटेनर के अंदर या वेसल के अंदर, या जो सिस्टम हमें यूज करना है उसके अंदर, तो क्या होगा, हम वो जो रिमेनिंग एयर पार्टिकल्स हैं या ट्रेसेस हैं, एयर के ट्रेसेस मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा, उसको भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं चारकोल डालकर। ठीक है, मैंने इसके अंदर चारकोल डाला, और जो रिमेनिंग ये एयर पार्टिकल्स थे, ये सब चारकोल के ऊपर बैठ गए, और उस चारकोल को हमने बाहर निकाल लिया। तो हमको अगर किसी सिस्टम के अंदर, किसी वेसल के अंदर, किसी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें, ट्यूब के अंदर या कोई वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर, कुछ भी, अगर हमको बहुत हाई वैक्यूम क्रिएट करना है, तो पहले तो हम इवैक्यूएट कर लेंगे अपनी एयर को। कहाँ से? वैक्यूम पंप से, कंटेनर से बाहर निकाल देंगे। जो भी ट्रेसेस बचे होंगे, तो क्या करेंगे, हम लोग चारकोल को डालेंगे, और जो बहुत कम अमाउंट की गैस बची है या एयर बची है, उसको भी उसमें एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देंगे। तो हमारा जो सिस्टम हो जाएगा वो हाईली, वेरी हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाईली इवैक्यूएटेड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ये सब एड्सॉर्प्शन के ही एग्जाम्पल है। कोई एक वेसल होगा, इवैक्यूएट करा जाएगा,
वैक्यूम पंप से जो रिमेनिंग ट्रेसेस हैं एयर के उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा चारकोल से टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम, एक हाई वैक्यूम बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा गैस मास्क। अब गैस मास्क क्या होते हैं? एक तरह के डिवाइस होते हैं जिसमें क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, डिवाइस कंटेन एक्टिवेटेड चारकोल। इनके अंदर भी एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ठीक है। एक डिवाइस होता है एक तरह से जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ठीक है। या फिर मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट लिख सकते हैं, और मिक्सचर ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है। एक डिवाइस है जिसका नाम गैस मास्क है, उसके अंदर या तो एक्टिवेटेड चारकोल या फिर कुछ ऐसा एड्सॉर्बेंट ले लेंगे जो एड्सॉर्प्शन कर सके, ठीक है। कहाँ यूज होता है? कोल माइंस में, टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैस। तो गैस मास्क ये कहाँ यूज हो रहे हैं? यूज्ड इन कोल माइंस टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गैस मास्क यूज किए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने कोरोना में गैस मास्क, हम लोगों ने मास्क यूज किए, ठीक है। उसमें क्या किया, जो भी बाहर के जो जैसे कोई हमारे सामने छींक दे या खांस दे या फिर कोई भी मटेरियल उड़ता हुआ, वो क्या करे, जो हमारा मास्क है उसके ऊपर आके पार्टिकल बैठ जाए और वो बैरियर से अंदर हमारी नाक या मुंह तक ना पहुंच पाए, ठीक है, या हमारे सलाइवा तक ना पहुंच पाए। तो उसी तरह गैस मास्क, अब ये वाला जो प्रोटेक्शन वाला गैस मास्क है, सॉरी मास्क है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वैसी ही है। और पहले कहाँ यूज किया जा रहा था? कोल माइंस में यूज किया जा रहा था, ताकि पॉइजनस गैस से किसको, जो लेबर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको बचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। कोल माइंस में वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपना, उनका हमेशा मास्क लगा रहता है। थर्ड है कंट्रोल द ह्यूमिडिटी। तो एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है हर जगह। तो ऐसा नहीं है इसको इग्नोर किया जा सकता, या फिर आपको लगे कि सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो है वो बेकार सा है, ऐसा नहीं है, बहुत जगह इसका यूज हो रहा है। तो इसको रब करते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी, नमी को कंट्रोल करने के लिए। अब जब आप बॉटल्स खरीदते हैं, वाटर बॉटल्स खरीदते हैं, या वॉलेट्स खरीदते हैं, या पर्स खरीदते हैं, जो लेडीज पर्स हैं या जेंट्स पर्स हैं, अगर उनको मॉइस्चर से बचाना है तो उनके अंदर एक ऐसा पॉकेट वाला पॉकेट ऐसा पॉकेट जैसा बना, ऐसे टॉफी जैसा पैकेट पड़ा रहता है, ठीक है। इसके अंदर सिलिका जेल होता है। उसको अगर आप ऐसे टीयर आउट करके देखेंगे, उसको देखेंगे, तो उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो किसकी होती है? सिलिका की होती है। तो जनरली क्या होती है, सिलिका की सिलिका या फिर एल्युमिनियम के जेल होते हैं, ठीक है। उनसे क्या किया जाता है, आसपास की ह्यूमिडिटी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। टू कंट्रोल करना होता है ह्यूमिडिटी की, नमी आ रही है अगर किसी के अंदर, तो उसमें जैसे वाटर बॉटल्स में डाल दी जाती है, तो अगर ह्यूमिडिटी होगी उसके अंदर तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी। नहीं तो बहुत दिनों से वाटर बॉटल बंद पड़ी रहेंगी घरों में या शॉप्स में, तो उनमें स्मेल आने लगती, अगर कहीं से भी ह्यूमिडिटी आ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। या फिर अगर हमारे वॉलेट या पर्स के अंदर रखा रहता है
वो छोटी सी पैकेट बना है ऐसा टॉफी जैसा, तो वो खाने के लिए नहीं होता है, डेंजरस होता है, आप खाइएगा नहीं। तो उसमें क्या है, सिलिका जेल भरा होता है या एल्युमिनियम जेल भरा होता है। वो क्या हो रहा होता है, वो अगर कोई ऐसा नमी आ जाएगी कहीं से उस पॉकेट के अंदर या उस सब्सटेंस के अंदर, तो क्या होगा, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो लिखते हैं सिलिका एंड एल्युमिनियम जेल आर यूज्ड, सिलिका एंड एल्युमिनियम जेल आर यूज्ड टू कंट्रोल द ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये तो देखा होगा, कुछ लोगों को लगता होगा फालतू में पढ़ा है, पता नहीं क्या क्यों पढ़ा है, तो वो इसलिए पढ़ा है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। या फिर लिख सकते हैं यूज्ड एज सिलिका जो एल्युमिनियम जेल है, यूज्ड एज एडसॉर्बेंट टू कंट्रोल मॉइस्चर, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए ये पैकेट बना के छोटे छोटे उसमें पर्स या बॉटल के अंदर देखने को मिलते हैं, जो वैसे प्लास्टिक कंटेनर होते हैं कुछ कुछ, कभी कभी उसमें भी पड़े होते हैं। ठीक है। फिर रिमूविंग द कलरिंग मैटर, कोई भी कलर्ड मैटर होगा हम सॉल्यूशन से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रोसेस यूज होता है। रिमूविंग द coloring matter from solution, सॉल्यूशन से कलर्ड मटेरियल जो है वो निकालने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, एड्सॉर्बेंट। तो सबसे अच्छा इसका यूज कौन यूज हो रहा होता है एड्सॉर्बेंट, यहाँ पे एनिमल चारकोल यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कोई इम्प्योरिटीज आ गई, जैसे हमने कोई सॉल्यूशन बनाया उसमें कलर की कोई इम्प्योरिटी आ गई, तो उस कलर को कम करने के लिए हम लोग एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चारकोल यूज हो रहा है, एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल यूज्ड एज एडसॉर्बेंट, सरफेस की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, एड्सॉर्बेंट किसके लिए यूज करा जाएगा, फॉर एड्सॉर्बिंग कलर्स फ्रॉम सोल्यूशन, या फिर यूज एज एड्सॉर्बेंट टू रिमूव कलर और इम्प्योरिटीज फ्रॉम सोल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी एस ज्यादा ही अच्छा बन जाता। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसको नोट करिए। तो एड्सॉर्प्शन या सरफेस केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगह यूज हो रहा है। हम सरफेस को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है। तो जैसे चारकोल की सरफेस होती है वो मेनली एड्सॉर्प्शन में बहुत जगह यूज हो रही है, एसिटिक एसिड में यूज हुई थी, यहाँ यूज हुई है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, वैक्यूम बनाने के लिए। तो जो कोल माइंस होती है ना, कोल माइंस में भी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बहुत जगह। कोल माइंस में गैसेस बहुत ज्यादा आ जाती हैं, क्योंकि कोल क्या कर रहा होता है, एड्सॉर्ब कर रहा होता है, एड्सॉर्ब कर रहा होता है। जब वो जैसे गैसेस वगैरह बन गई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे अंदर, तो अगर जब कोल माइंस माइनिंग करी जाएगी तो गैसेस जो हो जाएंगी वो निकलना शुरू हो जाएंगी, जो उसके अंदर फंसी हुई होंगी या बैठी हुई होंगी, तो वो पॉइजनस हो सकती हैं। ठीक है। अब एक हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट देख सकते हैं हम लोग। हिट्रोजीनियस कैटलिसिस, अगर आप 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो, हायर क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो, उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है
वहां पे ये सारी हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो यूज करे जा रहे हैं वो भी एज अ एब्जॉर्बेंट यूज किए जा रहे हैं। तो सो ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है। अब हिट्रोजीनियस क्या है? हिट्रो मतलब कुछ ऐसा होगा कि चेंज देखने को मिलेगा। तो जो हमारी सरफेस है वो क्या है? एज अ कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी गैसेस रिएक्ट कर रही हैं। उन गैसेस को रिएक्ट करने के लिए एक प्रॉपर सरफेस चाहिए। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सरफेस ले ली और वहां पे गैस को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है। तो सरफेस के ऊपर जो गैस सेटल डाउन होंगी वो आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगी और ये जो सरफेस होगी, जो सॉलिड सरफेस होगी वो मेटल की होगी जनरली। और ये मेटल क्या कर रहे होंगे, इस रिएक्शन के, ये जो गैसियस रिएक्शन हो रही है इसका रेट इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे adsorption of reactant on solid surface of catalyst। इसको लिखेंगे adsorption of reactants on solid surface of catalyst to increase the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर रिएक्टेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, रिएक्टेंट पास करा रहे हैं। तो इस सरफेस के ऊपर, और सरफेस हमारी एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगी। ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा रिएक्टेंट का ऑन सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है तो जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में भी कोई पार्ट ले रहा हो, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि मे भी कैटलिस्ट जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में उसका कोई योगदान नहीं है, केवल वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इंडस्ट्रियल मेथड है, जैसे हम लोग अमोनिया बनाते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। इसका एग्जाम्पल लिखो, मैन्युफैक्चर ऑफ या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने में हम लोग आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। ठीक, आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें कॉन्टेक्ट प्रोसेस की, जिसमें H2SO4 बनता है, वहां पे हम निकल यूज हो रहा है। निकल या आयरन होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में तो आयरन होगा। ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल होगा। ऑयल को घी, वनस्पति घी जो बनाते हैं उसमें हाइड्रोजन का पास करते हैं, हाइड्रोजन पास करते हैं निकल की प्रेजेंस में। फिर है
मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। तो ये सारे प्रोसेस हैं जहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जहां पे जो रिएक्टेंट है वो किसी और फेज में है। हेट्रोजीनियस बोला है ना, हेट्रोजीनियस इसीलिए बोला है, जो हमारे रिएक्टेंट है वो किसी और फेज में, मे बी गैसियस फॉर्म में, मे बी लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी सरफेस है वो सॉलिड के फॉर्म में है, जो हमारा कैटलिस्ट है वो सॉलिड के फॉर्म में है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इसको नोट कर लीजिए, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट है सेपरेशन ऑफ गैसेस। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस में इनर्ट गैस का सेपरेशन करेंगे, तो हम लोग एक चारकोल यहाँ पे स्पेशल टाइप का यूज करेंगे, जो चारकोल कोकोनट सेल से बना होगा। कोकोनट के सेल से जब जो चारकोल बनेगा उसको डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज पे हम रखेंगे, और जो इनर्ट गैसेस हैं उसमें अपने हिसाब से या डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे इनर्ट गैस हम उस पे एड्सॉर्ब करा सकते हैं। मतलब जो हमारी इनर्ट गैस होंगी वो एड्सॉर्ब कर रही होंगी या एड्सॉर्प्शन कर रही होंगी ऑन चारकोल ऑफ कोकोनट सेल, जो कोकोनट सेल से चारकोल बना है उस पे। तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्योंकि इनका डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन डिफरेंट है। मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोकोनट शेल ऐसा रखा था तो इधर से कोई और एड्सॉर्ब कर गई, हमारा कोकोनट शेल ऐसा था तो इधर से कुछ और एड्सॉर्ब कर ली, हमारा कोकोनट शेल ऐसा। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन एक अलग चीज है, कितना एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सब गैसेस के नेचर पे डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे उसी का इस्तेमाल हुआ, ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन, ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर है, एक रेंज ऑफ प्रेशर थी, ठीक है, हमने बात करी थी लास्ट टर्न में। तो डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल। अब चारकोल के ऊपर अगर हमने दो तरह की गैसेस स्प्रेड आउट करने की कोशिश करी, तो वो जो एड्सॉर्प्शन होगा तो हो सकता है जो भारी वाली है या जिसका वेट ज्यादा है वो पहले एड्सॉर्ब कर जाए, ठीक है, या फिर जिसका वेट कम है वो पहले एड्सॉर्ब कर जाए। तो कंडीशन पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड कर रही होगी। तो जो मिक्सचर ऑफ नोबल गैस है उसको हम किससे, कोकोनट के चारकोल के ऊपर एब्जॉर्प्शन इजीली करा सकते हैं। मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये होती है, ठीक है। कैन बी separated by, can be separated by तो जो कोकोनट चारकोल है उसके ऊपर
एब्जॉर्प्शन करा के हम नोबल गैसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। 7th पॉइंट है हमारा, कुछ डिजीज को क्योर करने के लिए, इन क्योरिंग डिजीज, कुछ डिजीजेस को क्योर करने के लिए भी एड्सॉर्प्शन का इस्तेमाल होता है। तो एड्सॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ड्रग्स यूज किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं और जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में या फिर जो भी नुकसानदायक चीजें होती हैं वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेते हैं और हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे अगर ऑपरेट कर रहे हैं बॉडी, तो हमने वो केमिकल या ड्रग लिया, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया, या फिर जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा वायर होता है, एंडोस्कोपी जिसको बोलते हैं, उसमें जिस जगह जाना होगा दवा लेके जाएगा और वहां जो मटेरियल है या जो भी नुकसान हमें पहुंचा रहा है, जो जर्म्स हैं, जो वो क्या होंगे उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा और उसको बाहर बॉडी से बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है। इन क्योरिंग डिजीज में हम लिखेंगे नंबर ऑफ number of disease in a number of drugs used to kill germs, number of drugs used to kill germs by absorption। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से हम उनको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बहुत अच्छा प्रोसेस है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। 8th पॉइंट है हमारा, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, उसमें भी एब्जॉर्प्शन का यूज हो रहा है। और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो एलिमेंट एक्सट्रैक्शन वाला या मटेरियल एक्सट्रैक्शन, जो हम एलिमेंट एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, वहां पे बहुत अच्छा उसका यूज है। वहां पे हम पाइन ऑयल यूज करते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें हमारा जो मिक्सचर होता है जिसमें भी जो मटेरियल मिला हुआ होता है, जैसे एल्युमिनियम होता है, बॉक्साइट ओर होता है, कॉपर का क्यूप्राइट ओर होता है, तो ऐसे ओर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे मिक्सचर में जो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या उसमें हमने पाइन ऑयल मिक्स किया, उसको बहुत तेजी से स्पिन किया, उसमें क्या हुआ, फ्रोथ बनना, मतलब झाग बनना शुरू हुआ। तो ये झाग जो होता है ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसी के ऊपर और आ जाते हैं, जो गंदगी होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, और जो हमें ओर की रिक्वायरमेंट होती है वो उस झाग में ही होता है, और उस झाग को हम निकाल लेते हैं और जो भी हमें मटेरियल मिलता है उसमें उसका हम यूज करते हैं। वो एक तरह से प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी इसको रब करते हैं, 8th पॉइंट लिखते हैं। पोस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होगा, सेपरेशन करेंगे हम, जैसे बॉक्साइट ओर होता है, रोस्टिंग करते हैं हम, कैल्शिनेशन करते हैं, तो उसी तरह एक प्रोसेस है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसमें क्या करेंगे, हम सल्फाइड ओर को निकालते हैं, कहाँ से, सिलिका या और भी अर्थली मेटल्स होते हैं। अर्थली मेटल्स मतलब मिट्टी मिट्टी, क्योंकि हम अर्थ क्रस्ट से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मटेरियल। ठीक है, ओर्स अर्थ से ही निकाल रहे हैं। अब अर्थ से जब हमने निकाला तो उसमें मिट्टी भी होगी, सिलिका भी होगा, और भी बालू भी होगी, पत्थर भी होगी। तो हर पहले हम पानी से धुलेंगे, फिर उसको क्रश करेंगे, फिर क्रश करने के बाद हम लोग, या फिर पहले हम लोग क्या कर लेंगे, उसको ऐसे छान लेंगे। ठीक है, छानने का मतलब बड़ी बड़ी चीजें अलग कर दी, छोटी छोटी अलग कर दी। फिर उसके बाद उसको क्या किया हम लोगों ने, पानी से वॉश आउट किया। अब पानी से वॉश आउट करने के बाद हम लोगों ने ऐसा होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, वहां पे ऐसे मटेरियल जाता रहता है, मटेरियल जा रहा है, और यहाँ पे
मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख रहे होंगे वो यहाँ गिर रहे होंगे, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी वो दूर गिर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। उसके बाद क्रश किया जाता है और फिर से धोया जाता है, फिर उसमें गैग निकलता है, फ्लक्स निकलता है, तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। वो जब हम सेपरेशन मेथड सेपरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहां उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट एर्थ जो है वो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है। यहाँ पे हम पाइन ऑयल का यूज कर रहे होते हैं। सिलिका और अर्थी मटेरियल के साथ सल्फाइड और भी मिक्स होता है, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। 9th है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स। सरफेस पे बहुत सारे प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जैसे सिल्वर हैलाइड है, प्रॉपर्टी होती है कुछ डाइज को अपने ऊपर क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, जैसे कलर डाई होती है, ब्लू कलर की होती है, ब्लैक कलर की जो डाई होती है उनको, और एंड पॉइंट पे वो एक कलर बना रही होती हैं। तो ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, तभी समझ में आएगा। ऐसे हम कुछ भी बोलते रहेंगे अब हमें समझ नहीं आएगा। तो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर क्या होते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो क्या हुआ कि सॉल्यूशन के साथ कुछ प्रेसिपिटेट भी बन जाता है, सॉलिड मटेरियल बन जाता है। ठीक है, जो इसमें घुल नहीं रहा होता, इनसॉल्युबल होता है। तो सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट, ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये जो हमारा प्रेसिपिटेट सॉलिड मटेरियल मिला रिएक्शन के दौरान, तो यहाँ क्या हुआ, ये एड्सॉर्प्शन कुछ कुछ प्रेसिपिटेट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब वो अपने ऊपर एक तरह से सोख लेते हैं, सरफेस के ऊपर चिपका लेते हैं मटेरियल। तो कुछ डाइज के साथ वो ऐसा कर रहे होते हैं कि वो अपनी डाइज को इनके ऊपर चिपका लेते हैं, जैसे इओसिन और फ्लोरोसिन डाइज होती हैं, thereby producing a characteristic color at end point। तो हमें लास्ट में जो जो इसका एंड पॉइंट होता है, रिएक्शन का एंड पॉइंट होता है, तो ये जो प्रेसिपिटेट है इसके ऊपर हमें कलर दिखाई देता है। ठीक है, वो फ्लोरोसेंट कलर होते हैं ना, वैसे वाले जो बहुत चमकीले होते हैं, वैसा कलर ये दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। 10th पॉइंट है फोटोक्रोमेटिक एनालिसिस। ठीक है, फोटोक्रोमेटिक एनालिसिस ये भी एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पे ही बेस है। 10th लिख लेंगे, यही लिख लेते हैं 10th। नहीं, फोटो नहीं, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। यहाँ पे भी हम डाई का कलर चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, और या फिर ब्लड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे ब्लड में किसी ने ड्रग लिया है या अल्कोहल लिया है, तो हम ब्लड को चेक करके बता सकते हैं कि ब्लड में ट्रेसेस हैं अल्कोहल के या कोई ड्रग के या कोई भी मेडिसिन के, तो वो हमें पता चल जाता। तो ये हो गए आज एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कैटालिसिस। कैटालिसिस में सेलेक्टिव कैटालिसिस भी करेंगे, एंजाइम कैटालिसिस भी करेंगे। तो कैटालिस्ट के जितने भी पार्ट, कैटालिस्ट में जो जो हमें फंक्शन देखने को मिलेगा वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोगों को कुछ थ्योरी और पढ़नी है तो कमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग से क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और जो बच्चे न्यूमेरिकल पोर्शन ही देख रहे हैं, अगर उनको थ्योरी में कोई दिक्कत होती है तो थ्योरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।